ये हमारे बहुत ही एक्टिव मेंबर है, हमेशा हर जगह इनको आप मौजूद पाएंगे। नहीं पाए आप लोगों से विदा लेने से पहले। नाजरीन, आप देख रहे हैं दी लोकल जर्नलिस्ट। गुज़िश्ता कल बरोज़ सोमवार की शाम ओपेक्स इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स काउंसिल की जानिब से आईटीसी रॉयल बंगाल होटल में एक अवार्ड प्रोग्राम का एहतमाम किया गया, जहां मौजूद थे इंद्रानी चक्रवर्ती जो कि हाईकोर्ट की जज हैं, सुजय कुमार चंदा जो कि आईपीएस हैं, सोशल एक्टिविस्ट विश्वजीत लाला, शादाब और दीगर हजरात। इस प्रोग्राम की सरपरस्ती कर रहे थे जनाब फ़खरे आलम साहब जो बहैसियत प्रेसिडेंट हैं ओपेक्स इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स काउंसिल के, आफ्ताब आलम साहब जो कि सेक्रेटरी हैं एडवाइजरी बोर्ड वेस्ट बंगाल के। प्रोग्राम में आए गेस्ट आईपीएस सुजय कुमार चंदा जी ने कहा कि मुल्क को आज़ाद हुए 75 साल हो गई, लेकिन आज भी हमें अपने हुकूक की आज़ादी मुकम्मल तौर पर नहीं मिली। ओपेक्स इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स काउंसिल की कोशिश लोगों तक उन्हें उनके हुकूक के बारे में बताने की कोशिश की जितनी सराहना की जाए वो कम है। और क्या कुछ कहना है इस प्रोग्राम में आए तमाम गेस्ट और ऑर्गेनाइजर्स का, आगे वीडियो में देखते हैं। तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, नेताजी सुभाष चंद्र बोस का ये कहना था। फ़खरे साहब, आज ओपेक्स इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स काउंसिल की जानिब से बहुत आलीशान प्रोग्राम किया गया है। क्या लगता है कि देश आज़ाद होने के बाद भी आज बहुत सारे लोग अपने हक से महरूम हैं? आपको ऐसा? आपका कहना बहुत अच्छा है, आप लोगों का भी शुक्रिया अदा करता हूँ। ये तो सारे लोग जानते हैं कि लोगों का ऐसा कहना भी है कि लोगों का अपना हक नहीं मिल रहा है, लेकिन ये इंडिया है, ये वेस्ट बंगाल है, कोलकाता है, यहाँ हक मिलता है। लोगों को तरीका नहीं मालूम है कि हक कैसे लिया जाए। ये डोमेस्टिक वायलेंस में हम लोगों ने जो काम किया, ये नेताजी सुभाष चंद्र बोस जो हमारे आइडियल हीरो हैं और हम लोग हमेशा उसको श्रद्धा करते हैं, उनको नमन करते हैं, हमेशा उनको मानते और उनके बताए हुए रास्ते पे चलते हैं। हमारे ओपेक्स इंटरनेशनल ह्यूमन राइट काउंसिल में जात पात का कोई भेदभाव नहीं है। इसमें हमारे दुबे जी यहाँ खड़े हैं, वो दिल से जुड़े हुए हैं, बबलू भाई हैं, आफ्ताब भाई हैं। ये लोग जानते हैं कि हम किस तरह से काम करते हैं। हक मिलेगा, आपके माध्यम से ये बात बताना चाहता हूँ मैं। डोमेस्टिक वायलेंस में किसी भी माँ बहन को हक नहीं मिल रहा, आप हम लोगों से कांटेक्ट कीजिए। अगर किसी भी गवर्नमेंट हॉस्पिटल में आपको बेड नहीं मिल रहा है, सीट नहीं मिल रहा, ऑपरेशन नहीं हो रहा, कोई माने इंस्ट्रूमेंट नहीं मिल रहा, आप हमसे कंसल्ट कीजिए। स्कूल से एजुकेशन में लेके अगर किसी तरह का प्रॉब्लम आए, आप हमसे कंसल्ट कीजिए। हम लोगों का नंबर 8585003434 है। आप बेझिझक हमें यह मौका दीजिए काम करने का, हम लोग तैयार हैं, हमारे पूरे टीम तैयार है। सिर्फ आप हमको मौका दीजिए और हम लोगों को आगे जाने का मौका दीजिए। हम लोग अपना वक्त निकाल के कारोबार से आपके लिए दिन और रात हाजिर हैं। सैकड़ों ह्यूमन राइट्स हैं और सारे ह्यूमन राइट्स यही बोलते हैं कि हम आपकी आवाज़ उठाते हैं, लेकिन देखा जाता है वो लोग आवाज़ नहीं उठाते। जो जनता है वो ह्यूमन राइट्स से काफ़ी दूर जा रही है, मतलब ह्यूमन राइट्स का नाम सुनते ही वो लोग भागने की कोशिश करते हैं। आप लोग का क्या कदम रहेगा? आपके माध्यम से ये बताना चाहता हूँ कि ह्यूमन राइट्स जो है, ह्यूमैनिटी के लिए जो काम होता है, तो ह्यूमन राइट्स क्या है ये तो हम लोगों को कुछ समझ में आ रहा है। आज यही वजह है कि ओपेक्स इंटरनेशनल ह्यूमन राइट काउंसिल यूएनओ से एफिलेटेड है और यूएई से भी एफिलेशन हमारा होने को है। 2023 तक वो भी हो जाएगा। और जनता जो भाग रही है ना, वो बेचारे लोगों को मालूम नहीं है, वो गलत जगह में हाथ देती है। उनको जो काम करना चाहिए, और जितने भी हमारे ह्यूमन राइट्स वाले पूरे हिंदुस्तान में, हम लोगों को लगता है आप हम लोगों से राब्ता कायम कीजिए, हम लोगों से कंसल्ट कीजिए, हम आपको बताएंगे कि ह्यूमन का राइट्स कैसे लिया जाता है। सिस्टम हमें मालूम है। बहुत सारे लोग ये आरोप लगाते हैं कि ह्यूमन राइट्स जो है वो पैसे लेके काम करते हैं, इसके बारे में क्या? हाँ, बिल्कुल सही बोलते हैं वो गलत नहीं बोलते हैं। तो जो लोग पैसा लेके काम करते हैं, ये उन लोगों का सवाल बिल्कुल सही है। हम लोगों का इंक्वायरी जब हम लोग लेटर लिख के लाल बाज़ार में डालते हैं, नवन्नों में डालते हैं, नेशनल लीगल सर्विस अथॉरिटी को देते हैं, स्टेट लीगल सर्विस अथॉरिटी को देते हैं, डीएलए से डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विस अथॉरिटी को देते हैं, तो लाल बाज़ार में हमेशा हमारे मेंबर से पूछा जाता है, जो भी विक्टिमाइज लेडीज़ है, कि आपसे पैसा कितना लिया गया। तो जॉइंट कमिश्नर साहब का ये कहना है कि उन लोगों का इंक्वायरी में वुमेन सेल कमीशन जो है, और लाल बाज़ार में एक टीम है जिसका नाम वुमेन सेल ग्रीवेंस है, उन लोग हमेशा पूछती हैं
तो उनको हमारे विक्टिमाइज लेडीज़ जवाब देती हमने पैसा नहीं दिया। बट एक जगह हम मजबूर है, आपके माध्यम से हम एक्सेप्ट करेंगे कि लेटर हम लिखेंगे उसमें जान नहीं आएगा। हम लोग लेटर लॉयर से लिखाते, अपने पैनल से लिखाते, वो पैनल 2,000-3,000 रुपये हम लोगों के बोलने से चार्ज करता और 1 साल सर्विस देता। फिर DLSA से आप लॉयर फ्री है और उसके बाद केस भी फ्री है। देखा जाता है कि जो औरतें हैं और जो मतलब मजबूर हैं और जिनको ऊपर जुल्म होता है, वो कहीं उनको हेल्प नहीं मिलता है और वो लास्ट में उनको थाना जाना पड़ता है और थाने में मदद नहीं आती है। तो उसके लिए आप लोग अपना ये जो प्रचार प्रसार कर रहे हैं, वो आप स्लम एरिया वगैरह में आप लोग इस तरीके से प्रचार प्रसार क्यों नहीं करते, इसका सुझाव? जी, अभी जैसा एक फ़ख्र आलम, एक दुबे जी, एक आफ्ताब आलम, एक नूरुज़्ज़मा, हमें ऐसा 100 लोगों की ज़रूरत है जो मेरे साथ काम करे। मामला ऐसा है कि आज के ज़माने के हिसाब से हर आदमी अपने काम में बिज़ी है, वक्त देना नहीं चाहता, लेकिन हम लोग इसको इबादत समझ लिया, इसलिए हमारा वक्त निकलता है, हम उनका काम करते हैं। अगर उनको आजमाना है, मेरा नंबर दीजिए, हमसे कांटेक्ट करेगी, हम उनका काम करके देंगे। लेकिन देखा जा रहा है कि यहाँ पर जितने लोग आए हैं आपके ही लोग हैं, तो ये लोग काम नहीं कर रहे हैं क्या वहाँ पर? सब अपने अपने बिजनेस में बिजी हैं, इनका ऐसा मानना है। एक आदमी अपने सोच से चलता है, जब आप जैसा सोचेंगे आप वैसे ही काम करेंगे। आप सोचेंगे सुबह 6 बजे उठना है तो आप सुबह 6 बजे उठ जाइएगा। अगर सोचिएगा सुबह 6 बजे नहीं 12 बजे उठना है, तो गोया कि हर आदमी अपने सोच से चलता है। हम लोग को अवेयरनेस लाने का ज़रूरत है कि आप इस काम में आइए, आप काम को कीजिए, ये इबादत है। खुदा आपका माने कारोबार में भी बरकत देगा, आपके सेहत में भी बरकत देगा। फ़ख्र आलम साहब, एक सवाल अगर एक सवाल है कि देखिए, ह्यूमन राइट्स के जो लोग हैं ज़्यादातर आजकल एक मंच पर पॉलिटिशियंस के साथ और पुलिस के साथ दिखते हैं, जबकि देखा जाए तो बेसिक जो है उनका तकरार होना चाहिए। और एक मंच पर अगर बैठते हैं तो पब्लिक क्या है, पब्लिक पॉलिटिशियंस के खिलाफ बोलना नहीं चाहती है और पुलिस के खिलाफ बोलना नहीं चाहती, वो जाती ह्यूमन राइट्स की तरफ। लेकिन जब ह्यूमन राइट्स वाले एक मंच पर दिखते हैं तो कहीं ना कहीं ये लोगों के जहन में जो है एक तरह से अनरेस्ट पैदा होता है, वो कहीं ना कहीं इनसिक्योर फील करते हैं ह्यूमन राइट्स के खिलाफ। आप ह्यूमन राइट्स के भी साथ अपनी बातों को शेयर करने में, तो ऐसे सिचुएशन को लेकर आप क्या कहना चाहेंगे? इस सिचुएशन के लिए जब मेरे पास कोई लेडी आती है तो हम अपने ज़ुबान से इस बात को इकरार करते हैं कि पुलिस हमारे साथ है। लाल बाज़ार जब भी जो लेटर दिया है, कोलकाता पुलिस, वेस्ट बंगाल पुलिस, हमारे बैरिस्टर साहब आए, जज साहब आए, जॉइंट CP सुजय कुमार चंदा सर आए, मिराज खालिद साहब हैं, हमारे DD में जो अर्श बिलाल सर है, DD स्पेशल जॉइंट कमिश्नर जो हमारे हैं, वो भी हमेशा साथ देते। तो हम लोग किसी के खिलाफ बोलते नहीं, हम लोग करते हैं। लेटर लिखेंगे, खुद से मेल करेंगे और उनका रिप्लाई मेरे मोबाइल पे आता है और मेरे कंप्यूटर पे आता है और काम होता है। वेस्ट बंगाल पुलिस को हाथ उठा के सलाम करते हैं, कोलकाता पुलिस को, और हमारे DLSA जो सिस्टम है, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, लोअर कोर्ट, ये लोग काम कर रहे हैं, लेकिन सही लोग इनको मिल नहीं रहे जिनके पास जाके ये फरियाद रखेंगे। अरे मेरा सवाल ये था कि लोग जो हैं ह्यूमन राइट्स वाले एक मंच पर दिखते हैं, मेरा ये कहने का मतलब पॉलिटिशियंस के साथ बस आप देखिएगा हम लोग पॉलिटिशियन को, हाँ नहीं, एकदम आपके माध्यम से मैं बोल रहा हूँ खुली आवाज़ में, हम लोग पॉलिटिशियन को एंटरटेन नहीं करते हैं, इसलिए कि ये मंच ऐसा है, यहाँ पे हम लोग किसी के खिलाफ बोलते नहीं हैं और नहीं बोलेंगे, क्योंकि मेरा काम तो हो रहा है लेकिन लोग जानते नहीं तो हम क्या करें। और है, हम लोग समाज में रहते हैं, सबको इज्जत देना पड़ेगा आपको, तभी आपका काम होगा। अगर आप किसी के खिलाफ जाइएगा आपका काम नहीं होगा। अगर कोई लेडीज़ और औरत आए आपके पास फरियाद लेके और बोले इस तरीके की मेरा प्रॉब्लम है, तो आप लोग कितने दिन में सॉल्व करते हैं ये बताइए? हम लोगों के पास जब कोई लेडी आती है, हम लोग संग ड्राफ्टिंग करते हैं। मेरा लॉयर, इवन हम 15 मिनट में ड्राफ्टिंग कर सकते हैं, 1 घंटे में ड्राफ्टिंग करते हैं, और नहीं तो रात से लेकर अगर सुबह हो जाएगा, मेरा आदमी बैठा रहेगा, मेरा लॉयर बैठा रहेगा, हम खुद बैठा रहेंगे और उसको साथ में गाड़ी में लेकर थाना में जाते हैं और पहले मेल कर कंप्लेन लॉन्च कर देते हैं, फिर थाना में बैठते हैं कि आप इसको लीजिए। और वेस्ट बंगाल पुलिस, कोलकाता पुलिस लेते हैं, पता नहीं किनका काम नहीं होता, नहीं मालूम, लेते हैं, लेकिन हमसे रब्ता कायम कर, हम उनसे काम जो है ना, क्या प्रेशर देने के बाद लेते हैं वो लोग? नहीं, हम उनसे काम सर झुका के लेते हैं, हम कड़े अल्फाज में काम नहीं लेते हैं। थैंक यू वेरी मच।
হ্যাঁ স্যার, কি বলবেন, এত সুন্দর প্রোগ্রাম 23শে জানুয়ারির নতুন দিনে এরমভাবে ট্রিবিউট দেওয়া হলো নেতাজি সুভাষচন্দ্র বোসকে, কি বলবেন, কেমন লাগলো? আমি প্রথমেই বলেছি আজকের মতো এমন শুভ দিন ওপেক্স ইন্টারন্যাশনাল হিউম্যান রাইটস কাউন্সিল এরা এই দিনটাকে পালন করছে, তার জন্য দিনটা যে সিলেক্ট করেছে এর চেয়ে শুভ দিন আর হতে পারে না। কারণ নেতাজি সুভাষচন্দ্র বোস হিউম্যান রাইটসের জন্য লড়েছে, ফ্রিডমের জন্য লড়েছে, লিবারেশনের জন্য লড়েছে। এর মতো প্যাট্রিয়ট, এর মতো দেশপ্রেমিক আমাদের ন্যাশনাল হিরো বলতে পারি। তো তার জন্মদিনে হিউম্যান রাইটসের কথা বলছি আমরা, এর চেয়ে ভালো জিনিস আর হতে পারে না। আর ওপেক্স ইন্টারন্যাশনাল হিউম্যান রাইটস কাউন্সিলের সদস্যরা এটা একটা আন্তর্জাতিক সংস্থা এবং সারা বছর ধরে বিভিন্ন রকম সেবামূলক হিউম্যান রাইটসের ফেভারে কাজ করছে। ভারতবর্ষে আমাদের পশ্চিমবঙ্গের বিভিন্ন জেলায় যারা যারা কাজ করছে, আপনি দেখলেন শুধু জলপাইগুড়ির থেকেও প্রতিনিধি এসছেন, তাদের সম্মানিত করার আজকের এই শুভ দিনের শুভক্ষণ বেছে নেওয়া হয়েছে। আমি অত্যন্ত আনন্দিত, আমি অত্যন্ত উপভোগ করলাম আজকের অনুষ্ঠান। আমাদের ন্যাশনাল হিরোর জন্মদিন, সেই দিনে আমাদের দেশে যারা এখন হিউম্যান রাইটস নিয়ে কাজ করছে তাদের সম্মানিত করতে পেরে আমি নিজেই গর্বিত, ভীষণ ভালো লাগছে। ফাকরেদা যে এরকম কাজ করছেন হিউম্যান রাইটসকে নিয়ে, লোকে কি বলতে চাইবেন ওনার জন্য? হ্যাঁ, ধন্যবাদ, অনেক ধন্যবাদ ফাকরে আলমকে। ওর সঙ্গে আমার 4-5 বছর ধরে আমার সেই আমাদের যে সম্পর্ক এটা অটুট আছে একটাই কারণ, ও যেরকম নিঃস্বার্থভাবে কাজ করে আমি সেটাকে সমর্থন করে যাচ্ছি। আমি দেখেছি কীভাবে এই কাজটাকে এগিয়ে নিয়ে যাচ্ছে। এখন হিউম্যান রাইটস, আমাদের কনস্টিটিউশন মানুষকে যে ফান্ডামেন্টাল রাইটসগুলো দিয়েছে সেগুলো অনেক ক্ষেত্রেই লঙ্ঘন করা হয়। সেই জন্য আমাদের দেশে হিউম্যান রাইটস অ্যাক্টস 1993-তে এনঅ্যাক্টেড হয়েছিল, তারপর ওয়েস্ট বেঙ্গলের রুল এনঅ্যাক্টেড হয়েছে 1995-এ। তারপর এখন মানুষের মধ্যে নানা রকম কনফিউশন আসতে পারে, হিউম্যান রাইটসের অনেকগুলো প্রতিষ্ঠান হয়ে গেছে এখন। এই জন্য যে যেমন আলম বলছিল যে রাত 2টোর সময় অনেক সময় কল আসছে হিউম্যান রাইটস ভায়োলেশন হয়েছে, তখন রেসপন্ড করে তারা প্রশাসনের সঙ্গে। অ্যাকচুয়ালি এদের কাজ একটাই আছে যে প্রশাসনকে জাগ্রত করা, প্রশাসন যার হিউম্যান রাইটস লঙ্ঘন হচ্ছে অ্যাকশন তো নেবে প্রশাসনকে অ্যালার্ট করা, অ্যাওয়্যার করা যে কার ভায়োলেশন হচ্ছে, কীভাবে হচ্ছে। সেই জন্য মানুষকে একটু সিলেক্টিভ হতে হবে, চয়েস করতে হবে কোন সংস্থাটার কাছে আমি সাহায্যের জন্য যাই। তো সেই দিক থেকে ওপেক্স ইন্টারন্যাশনাল হিউম্যান রাইটস কাউন্সিল বিশ্বস্ত, বিশ্বাসযোগ্য, ফাকরে আলমের মতো মানুষ। 75 ইয়ার্স অফ ইন্ডিপেন্ডেন্স হয়ে গেছে, এখনও অনেক জায়গায় দেখা যায় যে ইভেন যারা পুয়ার আছে, পুয়ার সেকশনের লোকদের রিপোর্টসগুলো ইভেন অনেক পুলিশ স্টেশনে ফাইল করা যায় না। এক্ষেত্রে কি বলবেন? এটাও তো একটাই ইয়েস, আমাদের যে 1993-তে হিউম্যান রাইটস অ্যাক্ট এসছে ওটার মধ্যে কিন্তু আছে, যদি প্রশাসন তার দায়িত্ব পালন না করে এবং তার ফলে যদি হিউম্যান রাইটস কারোর ভায়োলেশন হয় তাহলে সেই অফিসারের কিন্তু শাস্তির ব্যবস্থা আছে। সেই জন্য আমাদের ওয়েস্ট বেঙ্গল হিউম্যান রাইটস কমিশন আছে, দিল্লিতে ন্যাশনাল হিউম্যান রাইটস কমিশন আছে। তো যার রাইটস ভায়োলেশন হচ্ছে, এখন যে থানার ওসি যদি ব্যবস্থা হয় তার সাথে যুদ্ধ করা যাবে না, তাহলে তার হায়ার অথরিটিকে জানাতে হবে, তার হায়ার অথরিটিকে জানাতে হবে। যদি তাতে কাজ না হয় তখন আমার কমিশনের কাছে যেতে হবে, হিউম্যান রাইটস কমিশন। নিশ্চয়ই ব্যবস্থা, হিউম্যান রাইটস কমিশনের দ্বারা অনেক ব্যবস্থা, অনেকে অনেক রিলিফ পেয়েছেন, কিন্তু কাজে মানুষকে জানতে হবে কি করতে হবে। আমার যদি হিউম্যান রাইটস ভায়োলেশন হয় তাহলে আমি হাউ ক্যান আই গেট দ্য রিলিফ, এই প্রসেসটা জানতে হবে। এই আলম ভাইরা এই কাজটা করবেন। মানুষের মধ্যে সচেতনতা বাড়ানোর জন্য এই ধরনের প্রোগ্রাম আরও কতটা হওয়া জরুরি বলে মনে করেন? খুব খুব দরকার, কারণ এই যে আমাদের দেশে যে হিউম্যান রাইটস ভায়োলেশন হলে তার জন্য যে ব্যবস্থা আছে এটা সাধারণ মানুষের মধ্যে আরও প্রচার করা দরকার। এই জন্যই আলমের মতো সংস্থা এই যে জেলায় জেলায় ওরা কাজ করছে, সেখানে আরও সেমিনার, আরও প্রচার, যে তোমার ভায়োলেশন হলে তুমি কি করতে পারো, কার কাছে যেতে পারো, নিশ্চয়ই দরকার আছে আরও। দাদা, আজকে নেতাজি সুভাষচন্দ্র বসুর জন্মদিন, আর এটাই নিয়ে আজকে ওপেক্স ইন্টারন্যাশনাল হিউম্যান রাইটস কাউন্সিলও একটা প্রোগ্রাম করলো, এতে কী বলতে চাইবেন আপনি? আজকে নেতাজির এই জন্মদিনের আমাদের হিউম্যান রাইটসের পক্ষ থেকে
এখানে যে প্রোগ্রাম করা হয়েছে, আমাদের একটাই উদ্দেশ্য যে নেতাজি ভারতবর্ষে মজদুর, শ্রমিক, কৃষকের অধিকারের জন্যে যে আজাদ হিন্দ ফৌজ গঠন করেছিল ইংরেজদের সাথে লড়ার জন্য, সেই আজাদ হিন্দ ফৌজ গঠন করেছিল নেতাজি সুভাষচন্দ্র বোস। তার কথা তিনি বলে গেছিলেন যে তুমি আমায় রক্ত দাও, আমি তোমাদের স্বাধীনতা দেব। তো এখনও অনেকে আছে যারা, নেতাজি বলে গেছিল যে ভারতবর্ষ এখনও পুরোপুরি স্বাধীন হয়নি, এখনও কিছু কিছু ক্ষেত্রে আমরা সেই স্বাধীনতার কথা বলবো যখন কেউ যাতে বঞ্চিত না থাকে। আমরা 140 কোটি লোক ভারতবর্ষে থাকি, এখনও কিছু লোক আছে যার কাছে অন্ন নেই, বস্ত্র নেই, বাসস্থান নেই। সেই জন্য আজকে আমরা হিউম্যান রাইটসের মাধ্যমে মানুষের যে অধিকার, একটা বাঁচার জন্যে ফুড, ক্লথ আর শেল্টারের দরকার, সেই অন্ন, বস্ত্র, বাসস্থানের খোঁজে আজও অনেকে হন্য হয়ে ঘুরে বেড়াচ্ছে। তাদের পাশে দাঁড়াবার জন্যে, তাদের অধিকারকে ফিরিয়ে দেওয়ার জন্যে আজকে আমরা এখানে হিউম্যান রাইটসের পক্ষ থেকে এই প্রোগ্রামটা করে নেতাজির আদর্শকে, নেতাজির দেখানোর পথকে আমরা অনুসরণ করছি। থ্যাংক ইউ।